ओके। जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन नंबर 8 चलेगा, 12वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का। तो चलिए सेशन नंबर आज 8 स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हमने कल जिक्र कर लिया था। मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार कैसे शासन किया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य में हम कल की क्लास में मैं बता चुका था कि अगर किसी राजा के बारे में, राजा के इतिहास के बारे में, राजा के इतिहास के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी हो तो सबसे आसान तरीका क्या है, उस राजा के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को आप पढ़ लो। किसी भी राजा के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है, किसी भी राजा के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है तो सबसे आसान तरीका क्या है, राजा के इतिहास के बारे में अगर आपको जाननी है तो सबसे आसान तरीका है कि राजा के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लो। उस राजा के बारे में, उस राजा का सारा इतिहास आपको जानकारी मिल जाती है। मौर्य साम्राज्य में कहा गया था कि मौर्य साम्राज्य में राजाओं का, मौर्य साम्राज्य के राजाओं के बारे में जानकारी जो है वो पुरातात्विक व्यवस्था से मिलता है। पुरातात्विक के मतलब होता है कि जो पुराने पुराने अभिलेखों मिला, शिलालेख मिला, उसके आधार पर आपकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा हम बताए थे कि साहित्य के आधार पर आपकी जानकारी मिल सकता है। साहित्य कहने का मतलब हुआ कि जो लोग राजा के बारे में जो किताब लिखा, वो किताब को अध्ययन करने के बाद राजा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा हमने बताया था कि विदेशी यात्री, विदेशी यात्री कोई अगर किसी भी भारतीय राजा के दरबार में अगर कोई विदेशी यात्री आता था तो वो ना किताब लिखता था, उस राजा के बारे में लिखता था, उस राज्य के बारे में लिखता था, उसके आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखता था, सैनिक व्यवस्था के बारे में अपने किताब में जिक्र करता था। तो उसी को कहा गया था विदेशी यात्री जो लिखता था। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है तो आप इनों तीनों का अगर अध्ययन कर लेते हैं, पुरातात्विक व्यवस्था का अध्ययन आप कर लेते हैं, साहित्य का अध्ययन कर लेते हैं, विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य को, पुस्तकों का अध्ययन कर लेते हैं, तो मौर्य साम्राज्य में जितना भी सारे राज हैं वो राजा के इतिहास के बारे में आपकी जानकारियां मिल जाएगी। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को ना 4 वर्गों में बांटा गया था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के 4 वर्गों में बांटा गया था। जो पहला वर्ग हमने कल के वीडियो में अध्ययन कर लिया था, तो आज से फिर से मैं इसका अध्ययन आप लोग को अच्छी तरीके से करवा दे रहा हूं। पहला कहता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को 4 वर्गों में बांटा गया, जिसको कहा गया केंद्रीय प्रशासन, फिर कहा गया प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन। ये तीनों प्रशासन में सबसे प्रमुख बातें ये थी कि केंद्रीय प्रशासन में जो राजा होता था ना, मेन अधिकारी जो होता था, सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता था वो राजा कहलाता था। उस राज का सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता था वो राजा कहलाता था। दूसरा है प्रांतीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन। चलिए पहला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पहला क्या कहता है। पहला कहता है केंद्रीय प्रशासन, कि केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय शासन है क्या। तो केंद्रीय शासन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो राजा केंद्रीय प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। जो केंद्रीय प्रशासन, जो सेना का संगठन किया जाता था, शासन चलाने का जो व्यवस्था किया गया था, वो मौर्य साम्राज्य में 4 तरीके से किया गया था। जिसमें पहला को कहा गया था केंद्रीय शासन या केंद्रीय प्रशासन। और केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे प्रमुख बड़ा अधिकारी जो होता था, वो बड़ा अधिकारी को केंद्रीय राजा कहा जाता था। केंद्र का जो अधिकारी होता था उसे राजा कहा जाता था। राजा मनमानी नहीं कर सकता था। अगर किसी देश का या किसी राज्य का राजा जो है, जो सबसे बड़ा अधिकारी जो राजा होता था, वो मनमानी नहीं कर सकता था। मनमानी नहीं करने का रीजन क्या था कि मौर्य साम्राज्य में ना मंत्री परिषद बनाया जाता था।
मंत्री परिषद बनाया जाता था। और ये मंत्री परिषद में 12 से 20 व्यक्तियों का एक समूह होता था। 12 से 20 व्यक्ति का मंत्रियों का एक समूह होता था, जो 12 से अगर कोई राजा को अगर फैसला लेना होता था तो वो राजा अपने मंत्रियों से राय लेता था। बिना मंत्रियों के राय से कोई राजा फैसला नहीं ले सकता था, तो राजा मनमानी नहीं करता था। देखिए, सभी फैसले मंत्री परिषद के सलाह पर लिया जाता था। अगला है कि प्रत्येक मंत्री को मंत्री परिषद में 12 से 20 मंत्री होते थे। अब जब भी राजा को फैसला लिया होता था किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कानून को बनाने के लिए या किसी भी नियम को बंद करने के लिए अगर राजा की इच्छा होती भी थी तो राजा सबसे पहले अपने मंत्रियों से सलाह लेता था कि क्या इस कानून को हम खत्म कर दें या इस कानून को हम रहने दें। 12 से 20 मंत्री होते थे और प्रत्येक मंत्री को 12,000 पन मिलता था। 12,000 पन, पन के मतलब सालाना, सालाना के मतलब होता है साल में। जो मंत्री परिषद में जो व्यक्ति मंत्री के पद पर बैठता था उस व्यक्ति को साल में 12,000 पन दिया जाता था। ये पन क्या है? ये पन उस समय का चलने वाली मुद्रा है। जैसे हम लोग के समय में भी मुद्रा क्या है? रुपया। तो मुद्रा जो हम लोग को रुपया है, उसी प्रकार उस समय का जो मुद्रा था वो पन था। तो 12,000 पन सालाना, मासिक नहीं सालाना, यानी कि 12 महीने पर 12,000 पन का वेतन दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा लंबी चलने वाली है, तो देखते हैं कब तक चलेगा। मंत्रियों का काम क्या होता था? तो मंत्री को काम होता था राजा के शासन चलाने में मदद करना। मंत्रियों का प्रमुख काम ही यही था कि जब भी राजा दुविधा में फंस जाए, जब भी राजा की इच्छा हो कोई नियम कानून बनाने का, जब भी राजा को ये लगे कि हम कोई दुविधा में फंस गए हैं, तो राजा अपने मंत्रियों से मंत्री परिषद में जा करके अपने मंत्रियों के साथ बैठक करके समझौता कर सकता है और एक विशेष मुद्दे पर विशेष रूप से सभी के राय सहमति से राजा किसी फैसले पर आ सकता था। चलिए आगे चलते हैं। आज कहता है कि प्रांतीय शासन। ये प्रांतीय शासन क्या था? प्रांतीय शासन जो मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासन को जो 4 वर्गों में बांटा गया था, वो 4 वर्ग में से एक वर्ग, 4 वर्गों में से एक वर्ग था जिसको कहा गया प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन में कहा गया कि मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया। 5 प्रांतों में बांटा गया। 5 प्रांत के मतलब कि 5 क्षेत्रों में बांटा गया। 5 अलग अलग शहरों में इसको विभाजन कर दिया गया। तो पहला को एक करे प्रांत है और एक करे राजधानी है। यहाँ राजधानी है, देखिए यहाँ राजधानी लिखा गया है, हम यहाँ पर लिख देता हूँ उसको राजधानी। पहला कहता है कि उत्तरापथ। उत्तरापथ के मतलब कि मगध के जो उत्तर में जो एरिया था उसका उत्तरापथ कहा गया। मगध के जो उत्तर में, जैसे मगध कहाँ है? मगध ए था ना, मगध ये था पूरा मगध। तो ये मगध का जो उत्तर वाला, इन्हें वाला जो इलाका था पूरा मगध फैला हुआ था, तो इधर वाला जो इलाका था उसको उत्तरापथ कहा गया। और उत्तरापथ की जो राजधानी है वो तक्षशिला बनाया गया। क्यों बनाया गया? देखिए ये पूरा है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर पूरा एरिया क्या कहलाएगा? नॉर्थ कहलाएगा ना। अब याद कीजिए कि भारत के नक्शा में इधर पाकिस्तान पड़ता है, तो उत्तर वाले एरिया का राजधानी कहाँ बना गया? पाकिस्तान में बना दिया। जो तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। दूसरा को अवंती कहा गया। अवंती जो है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? अवंती मध्य प्रदेश में। तो अवंती को जो राजधानी बनाया वो उज्जैनी बनाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, राजधानी पूछता है। एक कलिंग है, एक कलिंग उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग उड़ीसा में। एमपी अवंती जो है वो एमपी में है, कलिंग जो है उड़ीसा में है। कलिंग की जो राजधानी हो क्या है? तोसली है, तोसली। फिर एक होता है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के मतलब कि मगध का जो सबसे आखिरी छोर जो नीचे की ओर होता था उसे दक्षिणापथ कहा गया, जिसको स्वर्णगिरी कहा गया। ये स्वर्णगिरी कहाँ है? एक कर्नाटका में, इन्हें वाला इलाका को ही कर्नाटका कहा जाता है। फिर है पराच। पराच जो है वो पाटलिपुत्र, यही पराच, अपना पटना को ही पराच कहा जाता था। अब पराच की राजधानी किसको कहा बनाया गया? पाटलिपुत्र को बनाया गया। आगे कहता है कि परान का शासक राजकुमार होता था। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि अगर किसी राज्य का जो राजा होता था, किसी राज्य का, जैसे मान लीजिए कि मगध राज्य है,
तो मगध राज का जो राजा होता था, जो अधिकारी होता था, जो मगध का मतलब कि एक बड़ा राज है, तो उस राज का सबसे जो प्रमुख अधिकारी जो होता था, ध्यान से समझिएगा, जो प्रमुख अधिकारी जो होता था, प्रमुख अधिकारी जो होता था वो राजा होता था। राजा मनमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा के पास 12 से 20 लोगों का एक मंत्रियों का एक मंत्री परिषद होता था। तो जो राज का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था वो राजा कहलाता था। लेकिन लेकिन वो पूरे राज्य का जो राजा होता था, प्रमुख अधिकारी होता, जो पूरे राज्य का जो प्रमुख होता था वो राजा कहलाता था। लेकिन जो प्रांतीय प्रशासन को जो 5 भागों में बांटा गया, तो एक 5 भाग में जो राजा होता था वो राजा नहीं होता, वो राजा का बेटा होता था। अब प्रांतों का शासक कौन कहलाएगा? प्रांतों का शासक कौन करता था? जो प्रांत का जो 5 प्रांत का जो प्रमुख होता था, प्रांत का जो प्रमुख होता था, जो अधिकारी होता था, वो राजा का बेटा, यानी कि उसको क्या कहेंगे? राजकुमार कहेंगे। राज का प्रमुख राजा और प्रांत का प्रमुख राजा का बेटा, यानी कि कौन? राजकुमार होता था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राज का प्रमुख अधिकारी होता था राजा, और प्रांत का प्रमुख राजा का बेटा, यानी कि राजकुमार होता था। राजा के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। राजा के प्रतिनिधि के मतलब कि आप राजा हो नहीं, आप राजा नहीं हो, आप अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को वहां आप अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे हो, उसी को क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि। चलिए आगे चलते हैं। अगला है नगर शासन। नगरीय शासन क्या कहता है? ये नगर शासन क्या कहता है? तो नगर शासन कहता है कि यूनानी यात्री मेगास्थनीज, कौन यात्री? यूनानी जो मेगास्थनीज है, उसके अनुसार नगर का शासन 30 सदस्य मिलकर चलाते थे। अब एक यूनान का एक राजा आया था, एक यात्री आया था। यूनान का राजा के नाम था सिकंदर। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के मरने के बाद जब राजा सेल्यूकस निकेटर ने मगध को जीतने आया, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी किया चंद्रगुप्त मौर्य, और सेल्यूकस निकेटर ने ही एक अपने व्यक्ति को राजदूत बनाकर मगध भेजा, और उस राजदूत का नाम था मेगास्थनी। मेगास्थनी के द्वारा लिखे गए जो पुस्तक है उसको नाम है इंडिका। अब इंडिका में कहता है, मेगास्थनी इंडिका में कहता है कि किसी भी राज्य का जो शासन होता था वो एक व्यक्ति मिलकर नहीं चलाता था, 30 व्यक्तियों का समूह होता था। यानी कि राजा कै गो? 30 व्यक्तियों का समूह होता था, और 30 व्यक्ति जो है वो 5 भाग में बटा था। कितने भाग में? 5। और पांचों भाग में 6-6, पांचों भाग में 6-6 व्यक्तियों का समूह होता था। तब होगा 6-5-30, मतलब टोटल कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति। और 30 सदस्य को 6 समितियों में बांटा गया था। 6 समिति में, और सभी समिति में कितना 5 व्यक्तियों का जो समूह होता था। एक समूह में 5 व्यक्ति, और 30 सदस्यों का कितना समिति बनाया गया? 6 समिति बनाया गया। और 6 समिति में, और प्रत्येक समिति में क्या सदस्य? 5 सदस्य। यूनानी शासक, यूनानी के राजदूत, यूनान के रहने वाला राजदूत मेगास्थनी के पुस्तक इंडिका में जिक्र किया गया है कि पहले का राज्य प्रांतीय प्रशासन का नगरीय शासन में जो शासन चलता था वो कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 30 व्यक्ति मिलकर चलाते थे। और 30 व्यक्ति को 6 समिति में बांटा गया था, और प्रत्येक समिति में कम से कम 5 व्यक्तियों को रखा गया था, जो पांचों व्यक्ति आपसी तालमेल से शासन चलाते थे। ये कहाँ चलाते थे? वो नगर में चलाते थे। पहला जो 5 सदस्य, जो 6 समिति में जो बांटा गया था, वो 6 समिति में पहला कहा शिल्प कला समिति। शिल्प कला समिति का काम क्या था? ये कारीगरों का काम देखते थे। शिल्प कला मतलब कारीगर, मतलब जो फर्नीचर का वस्तु बना देना, डिजाइन काट देना, उसे को कहा गया शिल्प कला। दूसरा है वैदेशिक समिति। वैदेशिक समिति का काम था विदेशियों को देखभाल करना, जो दूसरे देशों से जो यात्री आते थे ना, उसको देखभाल करना। तीसरा है जनसंख्या समिति। जनसंख्या समिति का काम था कि हमारे राज्य में, हमारे नगर में कितना बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितना व्यक्ति मर रहे हैं, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर का हिसाब रखने वाले समिति को क्या कहा गया? जनसंख्या समिति। अगला है व्यापार समिति।
व्यापार समिति का काम था कि किस देश से किस राज्य से कितना व्यापार किया जा सके, व्यापार और बाजार को नियंत्रित करती थी। पांचवा था वस्तु निरीक्षक समिति, यह वस्तुओं का गुणवत्ता को देखती थी कि अगर बाजार में या महल में या राजा में या किसी की बाजार में अगर कोई वस्तु आए तो वस्तु ओरिजिनल है कि खराब है, उसमें क्वालिटी कितना है वो जांच करता था। कर समिति, कर समिति का काम था यह कर को वसूलना, टैक्स वसूलना, या टैक्स का क्या करता था, वसूली करती थी। जो राजा के द्वारा लगाए गए किसानों पर मजदूरों पर जो टैक्स होता था वो टैक्स वसूलने का काम करता था कर समिति। तो नगरीय प्रशासन में, नगरीय शासन में 30 सदस्य मिलकर शासन करते थे और 30 सदस्य को 6 समिति में बांटा गया और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य को रखा गया। अब 5 सदस्य मिलकर आपस में फैसला सभी लेते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है ग्राम शासन। ये ग्राम शासन क्या है? ग्राम शासन कहता है कि गांव का शासन, जो ग्रामीण इलाका में जो शासन चलाता था उसे वो ग्राम शासन कहते हैं। कहता है गांव का मुखिया ग्रामीण क्या ग्रामीणी कहलाता था। गांव का मुखिया ग्राम या ग्रामीण क्या ग्रामीणी कहलाता था। जो गांव का मुखिया होता था, जो गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था, जिसको समझदारी होता था, जो समाज को लेकर चलने का जिसके पास क्षमता होता था, उसको ग्रामीण या ग्रामीण कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के मतलब हुआ कि मौर्य काल में सेना किस प्रकार से रखे जाते थे और सेना का महत्व क्या था। तो देख लीजिए, सैन्य व्यवस्था में कहा गया कि मौर्य सेना बहुत बड़ी थी, इसके 6 भाग थे। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि मौर्य शासन में, मौर्य साम्राज्य में जो सेना था वो सेना को 6 भागों में बांटा गया, 6 भागों में बांटा गया था। पहला को कहा गया पैदल सेना। राजा के पास कुछ ऐसी भी सेना होती थी जो पैदल चलता था, तलवार लेकर, भाला लेकर के, और अपने युद्ध का पूरा वस्त्र पहन करके वो पैदल ही युद्ध करता था। कभी वो घोड़ा वो हाथी पर चढ़कर युद्ध नहीं करता था, पैदल ही यात्रा करता था, पैदल ही जाता था। दूसरा था तो घुड़सवार। घुड़सवार के मतलब घोड़े पर सवार, घोड़ा पर सवार सेना को क्या कहा जाता है? घुड़सवार सेना। हाथी सेना, हाथी सेना का मतलब हाथी पर सवार होकर जो युद्ध करता था, हाथी पर बैठकर जो युद्ध करता था, उस सेना को क्या कहा गया? हाथी सेना। एक होता है रथ सेना, जो रथ पर बैठकर, रथ पर सवार होकर जो युद्ध करता था, उसको रथ सेना कहा गया। एक होता है नौ सेना। नौ सेना का मतलब जो नौ से जाएगा, नौ से युद्ध करेगा, यानी कि जो पानी में युद्ध करेगा उसको क्या कहा गया? नौसेना। नौसेना को ही कहा जाता है नेवी। आगे सैन्य यातायात विभाग। सैन्य यातायात विभाग मतलब होता है कि एक ऐसी विभाग था जो पैदल सेना का नियंत्रण करता था। जो पैदल सेना जो था, उस पूरे पैदल सेना को यातायात विभाग से, मतलब कि कहने का मतलब कि पूरे सेना को, चलेगा तो सड़क से ही चलेगा ना, तो पूरे सेना को नियंत्रण करता था, अपने कंट्रोल में करता था, सारे इसी के हिसाब से चलता था, उसको कहा गया सैन्य यातायात विभाग। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मौर्य साम्राज्य का न्याय व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य का न्याय व्यवस्था कहने का मतलब हुआ कि ये कहता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के समय में न्याय किस प्रकार से मिलता था, क्या गरीब जनता को न्याय मिल पाता था या नहीं मिल पाता था। तो चलिए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के समय में न्याय व्यवस्था कैसा था। कहता है कि राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश था। मौर्य साम्राज्य में जो सबसे बड़ा न्याय करने वाला जो था व्यक्ति था, जो फैसला सुनाने वाला व्यक्ति था, या गलत फैसला सुना दे या अच्छा फैसला सुना दे, यानी फैसला सुनाने का अधिकार किसके पास होता था? राजा के पास होता था। और उस राजा को ही क्या कहा जाता था? न्यायाधीश। राजा के पास 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। राजा के पास 2 प्रकार के, राजा के पास जो है वो 2 प्रकार के न्यायालय होते थे। एक को कहा गया दीवानी और एक को कहा गया फौजीदारी। दीवानी और फौजीदारी में बहुत अंतर होता था। वो अंतर क्या है कि धर्म स्थलीय न्यायालय, जिसको
दीवानी कहा गया। और इस न्यायालय में जमीन और पैसे को लेकर विवाद होता था। दीवानी में पैसे और जमीन को लेकर के, पैसे और जमीन को लेकर जो फैसला सुनाया जाता था, जिस न्यायालय में फैसला जमीन और पैसे को लेकर होता था, उसको कहा गया धर्म स्थलीय न्यायालय या दीवानी न्यायालय। आपको इंपॉर्टेंट आपको ये है, दीवानी याद रखना है और फौजेदारी याद रखना है। कंटक शोधन न्यायालय में मतलब होता है फौजेदारी। फौजेदारी में चोरी, मारपीट और अपराध जैसे मामले सुलझाए जाते थे। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सा बात समझिए कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में जो न्यायालय था वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक को कहा गया दीवानी और एक को कहा गया फौजीदारी कहा गया। दीवानी में कहा गया कि जमीन के मामले को सुनवाई होगा और ये पैसे के मामला का सुनवाई होगा। और फौजीदारी में कहा कि अगर आप चोरी करके आ रहे हो तो आपका फैसला फौजीदारी में सुना जाए। फौजीदारी के मतलब कि सिपाही की तरह, आप बहुत बड़ा अपराध अगर किए हो तो आपका सजा मिलेगा, वो आपको सिपाही लोग देगा, इसलिए इसको फौजीदारी कहा गया। अगर आप अपराध किए हो या तो आप किसी व्यक्ति के साथ क्या किए हो? मारपीट किए हो, चोरी किए हो, कोई अपराध किए हो, मारपीट किए हो, किसी को मर्डर किए हो, हत्या का भी अगर केस होगा तो हत्या का केस कहाँ लगेगा? फौजीदारी दीवान में आपको जाना पड़ेगा। तो मौर्य साम्राज्य में न्याय करने का अधिकार जो है वो राजा के पास होता था। जो फैसला सुनाने का, जो दंड देने का जो अधिकार होता था वो राजा के पास होता था। और राजा के पास न्यायालय जो है वो 2 प्रकार के होते थे। पहला न्यायालय को कहा गया दीवानी, जहां पर जमीन और पैसे के मामला का सुलझाया जाता था। दूसरा कहा गया फौजीदारी। फौजीदारी कहने का मतलब हुआ कि अगर आप किसी को मर्डर कर दिए, किसी के साथ मारपीट किए हैं, कि अगर आप किसी का कोई वस्तु चोरी कर लिए हैं तो उसका फैसला राजा कहाँ सुनाता था? फौजीदारी में सुनाता था। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे कहता है कि मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर के मतलब होता है कि राजा को सूचना देने वाला, राजा को गुप्त रूप से सूचना देने वाले संस्था क्या कहते हैं? गुप्तचर सूचना। मतलब कि गुप्तचर मतलब गुप्त रूप से किसी को एहसास भी ना हो कि हम राजा को हम गुप्त रूप से सूचना देने जा रहे हैं। पहला कहता है कि मौर्य काल में मजबूत जासूसी व्यवस्था थी। और इतना जासूसी व्यवस्था थी मौर्य काल में कि किसी को पता तक नहीं चलता था कि कोई हमसे राजा को इस बात का एहसास भी नहीं होता था कि कोई हमको गुप्त रूप से सूचना दे रहा है। आगे कहता है पहला है संस्था। एक जगह से रहकर सूचना देने वाले जासूस 2 प्रकार के होते थे। एक ऐसा जो एक जगह, एक स्थान पर, एक शहर में बैठ करके जो सूचना देता था उसको कहा गया था संस्था नंबर 1। जो एक जगह रहकर सूचना देता था वो संस्था नंबर 1 में आता था, जिसको संस्था कहते थे। जो एक जगह रहकर सूचना देता था उसको क्या कहते थे? संस्था। एक होता है संचारण। संचारण के मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो संचारण में है कि जो व्यक्ति गुप्तचर बनता था वो भेष बदल कर दूसरे राज्यों में जाता था, गांवों में घूमता था और ये पता करता था कि राजा के प्रति किस व्यक्ति का क्या सोच है। उस आधार पर उसको फिर सजा दिया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था क्या है? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कहता है कि अगर किसी देश का, किसी राज्य का जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अर्थव्यवस्था के मतलब सिर्फ पैसा। जहां आप अर्थव्यवस्था देखें तो दिमाग में पहला थॉट आना चाहिए पैसा, रुपया पैसा। क्योंकि जिस देश, जिस राजा के पास जितना ज्यादा पैसा होगी, उस राज्य का, उस देश का उतना ही अर्थव्यवस्था क्या होगा? मजबूत होगा।
जिस देश के पास जितना पैसा, जिस राज्य के पास जितना पैसा, जिस राजा के पास जितना पैसा, वो राजा का अर्थव्यवस्था उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। अब अर्थव्यवस्था वो कई बातों पर निर्भर करता है। उस देश में, उस राज्य में कृषि कैसा है, उस राज्य में व्यापार कैसा है, मतलब कि मुख्य रूप से ये सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मौर्य काल की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार था। कहने का मतलब कि मौर्य काल में जो टैक्स के रूप में जो पैसा आता था वो कहाँ कहाँ से आता था। तो पहला कहा कृषि, दूसरा है व्यापार, तीसरा है उद्योग और चौथा है सिक्का। सिक्के पर भी टैक्स लगाया जाता था। कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, सिक्का है। तो अगर किसी भी राज्य में अगर अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना होता है तो आपको इतना सारे चीजों पर विशेष बल देना होगा, ध्यान देना होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है कृषि, कि अर्थव्यवस्था में कृषि क्या था। मौर्य काल में कृषि का क्या महत्व था, कृषि क्या करता था। तो कृषि का महत्व कहता है कि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। अधिकतर लोग खेती करते थे। मौर्य काल में अधिकतर लोग जो थे वो खेती करते थे, क्योंकि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो सुविधा दिया गया था, जो सुविधा बताया गया था, वो कृषि ही था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया था। अब याद कीजिए, यही चंद्रगुप्त मौर्य है जो सुदर्शन झील बनवाया था, और यही समुद्रगुप्त व स्कंदगुप्त ने इसका क्या करवाया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि पुनः निर्माण करवाया था। अगला है अशोक ने इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई। अब बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाया और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा का नाम क्या था, अशोक। अब चंद्रगुप्त ने झील बनवाता है और अशोक ने उस झील से सिंचाई के लिए किसानों के लिए क्या बनवाता है, नहर बनवाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में सिंचाई के कई कई साधनों का वर्णन मिला है। अब चाणक्य जो है, जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने जो अपनी किताब लिखा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में किसानों के लिए सिंचाई के लिए कई साधन का जिक्र किया गया, कई साधन बनाए गए, और इस साधन का जिक्र कहाँ मिलता है, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र में इसका जानकारी मिलता है। अगला है कि मौर्य काल में लोग कृषि के साथ व्यापार भी करते थे। अब बताइए कि किसी भी राज्य में, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो कृषि के साथ साथ व्यापार का भी होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है व्यापार। व्यापार किस प्रकार से होता था, तो चलिए, व्यापार मौर्य काल में व्यापार क्या था, तो मौर्य काल में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। मतलब देश के अंदर भी होता था और देश के बाहर भी व्यापार होते थे। पहला है विदेशी व्यापार। जो विदेशी व्यापार है वो भारत से दूसरे राज्यों में होता था। तो भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र, मिश्रा नहीं, मिस्र और पश्चिमी देशों के साथ होता था। भारत का व्यापार विदेशों में भी होता था। आंतरिक व्यापार में मतलब देश के अंदर जो व्यापार होता था उसको आंतरिक व्यापार कहा गया। सड़कों के देखभाल करने वाले अधिकारी को ग्रोनोमोई कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डबल स्टार लगा सकते हैं इसमें, कि सड़कों के देखभाल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे, ग्रोनोमोई कहते थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है उद्योग। उद्योग में क्या कहता है कि मौर्य काल में उद्योग, चलिए, तो मौर्य काल में कई प्रकार के उद्योग थे। उद्योग में पहला कहा कपड़ा उद्योग, बढ़ईगिरी, चमड़ा उद्योग, धातु उद्योग। कपड़ा उद्योग से मतलब होता है कि कपड़ा बनाया जाता था। बढ़ईगिरी में फर्नीचर का काम किया जाता था, लकड़ी का वस्तु बनाया जाता था, लकड़ी के सामान बनाया जाता था। चमड़ा उद्योग से जूता चप्पल बनाया जाता था। चमड़ा का जो है वो जूता चप्पल बनाया जाता था। और धातु उद्योग से धातु का कोई भी धातु से कोई भी सामान को बना दिया जाता था। बंगाल का मलमल कपड़ा उद्योग बहुत
बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध कौन है? तब बंगाल का मलमल कपड़ा उद्योग अभी भी ये बड़ा प्रसिद्ध है। तब बंगाल का मलमल कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। चलिए, लाइन कट गया है कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए इसके आगे की क्लास हम कल शुरू करते हैं। तो ज़्यादा है नहीं, बस एक ही बच रहा था। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पर। आप जुड़े रहिए पीडीएफ माइंड के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।